औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान। इतवार का दिन है और आज का दिन सिंध की सकाफ़त का दिन है और अजरक डे है आज के दिन। हम कराची वाले या सिंध वाले सुबह सिंध की सकाफ़त है अजरक की, जो आज आप मेरे गले में देख रहे हैं। और यकीनन आज का दिन अजरक डे का है और हम तमाम उन सिंधी भाइयों से, बल्कि मैं तो ये बात करूँगा कि ये सिंधी पंजाबी बलोची होना चाहिए ही नहीं। हम सबको हर त्यौहार, हर ज़िले का त्यौहार ऐसे मनाना चाहिए कि जैसे वो हमारा अपना त्यौहार है। चाहे वो पंजाब की सकाफ़त की बात हो, चाहे वो पेशावर की बात हो, चाहे बलूचिस्तान की बात हो या सिंध की बात हो। आज सिंध है और सिंधी नहीं, पूरे सिंध की आवाम, कराची की आवाम हो या सिंध की आवाम हो, आज इस दिन को जोशो खरोश से हम मनाते हैं। और 5 तारीख़ का दिन सिंधी अजरक डे का दिन हुआ करता है। और आज के दिन नाज़रीन किराम हमने बहुत सारी बातें करनी है। आज के टॉपिक बड़े डिफरेंट हैं क्योंकि आज हमारे दरमियान जो मेहमान होंगे वो आपसे बात तो करेंगे, लेकिन आज सुबह ही जो वाक़या पेश आया है, दिल दहला देने वाला वाक़या था वो। जब मैंने देखा, नाज़रीन किराम, हवा की बेटी पहले मज़लूमियम के दर्जे पे तो थी ही, और कल जो एक वाक़या पेश आया सुबह ही सुबह कि एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, जिसे दौलत की हवस के शिकार जिन्होंने उस बच्ची पे तशद्दुद तो किया, लेकिन उनकी फैमिली ने भी उसे बीच चौराहे पे, रोड के ऊपर उसे मार पीट करके निशाना बनाया। आप फुटेज देख रहे हैं, मेरी आंखें इसको देखकर बड़ा अजीब से माहौल में मैं हूँ कि नाज़रीन किराम आप फुटेज देख रहे हैं कि किस तरह से वो आदमी बच्ची को थप्पड़ों के साथ मार रहा है। और जब उसने थप्पड़ मार के उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था कि अचानक से एक और ख़ातून आती हैं जो उसके बाल दबोच के उसे ऐसे फेंकती हैं कि नौज़बिल्लाह के माँ बाप का दिल दहल जाए। ये भी किसी की बेटियां हैं, इनकी भी बेटियां होंगी, ये भी किसी की माँ हैं। क्या गरीब आदमी पर आपका ज़ोर चलता है? ऐसा क्यों हुआ? नाज़रीन किराम, हम इस टॉपिक पे बात तो करेंगे, लेकिन ये जो बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि अगर हाईवे का वाक़या हो, मोटरवे का वाक़या हो, बच्चों के सामने माँ की इज़्ज़त को पामाल किया जाता है। कभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जाति का निशाना बना के उनको कचरे के ढेर की नज़र कर दिया जाता है। और आज ये जो वीडियो आपने देखी, जो कि कल वाक़या हुआ कि आदमी, मैं आदमी तो इसको नहीं कहूँगा, इसको मैं क्या कहूँगा, लेकिन मैं इससे रब्ता ज़रूर करूँगा। हमारी टीम इससे रब्ता कर रही है, हमने इनसे रब्ता करके इससे जानना ज़रूर है और इसके ख़िलाफ़ यकीनन मैं कार्रवाई करूँगा। बाखबर पाकिस्तान की टीम इसके ख़िलाफ़ खड़ी होगी कि इसने क्यों मारा। अगर खुदा न खास्ता इसने चोरी भी की थी तो आप इस तरह से उसे मार रहे हो, या क्या ऐसी बात थी? हम इसको जानना चाहेंगे, हम इसकी तह तक जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ने उन तमाम बातों से बाखबर रहना है, चाहे वो किसी के साथ ज़्यादती की बात हो या मज़लूमियत की बात हो या गुर्बत की बात हो। बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है ये, जिस पे तमामी मीडिया ने आवाज़ उठाई है। लेकिन आज की जो ट्रांसमिशन, दिन तो आज का अजरक डे था, लेकिन हमने इस बच्ची, ये भी सिंध की बच्ची है, ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है, क्यों इसके साथ इतना जुल्म किया गया और क्यों इस कदर बेहसी दिखाई गई कि उसे मारा, थप्पड़ों से मारा। मैं क्या बताऊं आपको नाज़रीन किराम, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस तरह से इसे थप्पड़ मार मार के वो क्या सोच रही होगी। वो यही सोच रही होगी क्या उसका बाप है या उसका भाई होता तो इनका हाथ तो रोकता। लेकिन मज़लूमियत की इंतहा है कि वो बच्ची बिलबला रही है, रो रही है, उनसे मदद की भीख मांग रही है कि मुझे मत मारिए। क्यों मारा इस बच्ची को, क्यों ऐसा किया? मैं बिल्कुल इनसे जानना चाहूँगा। हमारा राब्ता इनसे हो रहा है, जैसे ही इनसे राब्ता होगा हम इस दरिंदा सिफत इंसान को कॉल पे लेके इससे बात करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर इसने कॉल ना उठाई तो मैं उस मुताल्लिका थाने जाऊँगा और इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दायर करवाऊँगा। और ये मेरा वादा है कि ऐसे कई केस हम देखते हैं, लेकिन बाखबर पाकिस्तान मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम को ये सादत हासिल हुई है
कि हम मजलूम की आवाज़ बनेंगे। गुर्बत की बात हो, हरासमेंट की बात हो, या फिर कोई आप पर मुसल्लत होता है वडेराना निज़ाम से, ये वडेरे ही तो हैं जो मजलूमियत का बोलबाला, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। नाज़रीन किराम, आज हमारे दरमियान बड़ी खूबसूरत शख्सियत आई हैं कि ये टॉपिक तो रहेगा ही हमारा, लेकिन नाज़रीन किराम हम देखते हैं कि हर NGO अपनी मदद आपके तहत नहीं, लोगों से फ़ंड लेके, लोगों से इमदाद लेके दस्तरखान का वसी इंतज़ाम करते हैं। मैं उन NGOs के नाम तो नहीं लूँगा, काफ़ी NGO हैं, हज़ारों NGO हैं जो दस्तरखान का इंतज़ाम करते हैं, जो राशन बांटते हैं, बच्चों की शादी में अपनी मदद के तहत नहीं, फंडिंग करके उनकी मदद करते हैं। और कई ऐसी NGOs हैं जो बड़ा नाम कमा चुकी हैं। लेकिन हमने गुज़िश्ता एक हफ़्ता पहले सुरजानी टाउन का विज़िट किया, हमारी बाखबर पाकिस्तान की टीम ने वहाँ एक अजीब मंज़र देखा कि हज़ारों की तादाद में एक इंसान रोज़ाना की बुनियाद पे 1200, 1500, 2000, 3000 तक लोगों को खाना तकसीम कर रहे थे। हमने जब वो मंज़र देखा बाखबर पाकिस्तान की टीम ने, तो हमसे रहा ना गया। हम गए और मैंने सोचा कि जो बंदा इतना बड़ा इंतज़ाम कर रहा है वो यकीनन एक बड़ी गाड़ी में होगा और उसके पास गार्ड होंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, आप यकीन कीजिए कि मैं उसी आदमी के पास बैठ के उन्हीं का पूछ रहा था कि भाई ये कौन है जो इतना अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं कि वो खाना जो 5 स्टार होटल में, जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इन तमाम गरीब गुरबा, बल्कि मैं गरीब गुरबा क्या कहूँगा, वहाँ पर गाड़ियों वालों को देखा मैंने, गाड़ियाँ रोक के वो आए और वो खाना ऐसे ले रहे हैं जैसे कि सरकार का लंगर हो। तो मैं बिना किसी तमहीद के चलूँगा उस बंदा खुदा की तरफ जिसे परवरदिगार ने बहुत नवाजा है। और आज मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, गुज़िश्ता दिनों उन्होंने हमारे शो में आना था लेकिन वो नहीं आ सके क्योंकि उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अली भाई अगर मैं वहाँ आ जाऊँगा तो मेरी नेकी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अवेयरनेस के लिए आपको वहाँ मदऊ करना है कि जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की लहर एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में छाई हुई है। हमने कहा कि आप आइए और बताइए कि जो जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ है उन भूखों को खाना खिलाने के लिए, वो जज्बा आपके अंदर कैसे आया कि हर रोज़ एक नई डिश होती है वहाँ पर। नाज़रीन किराम, वहाँ पर आपको कढ़ाई मिलेगी, दाल गोश्त होता है, मूर्ख चने होते हैं और काफ़ी सारी डिशेज़ होती हैं वहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर आप भी वहाँ जाके देख सकते हैं। 4K चुरंगी से अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर मेरे दाएं हाथ पे वो एक दस्तरखान का इंतज़ाम उन्होंने कर रखा है जो आज भी वहाँ पर होगा। और नाज़रीन किराम, मैंने वहाँ पर ख़ुद खाना खाया, आपने कल फुटेज भी देखी हमारी, वो कल नहीं आ पाए थे लेकिन आज हमने वहाँ पर उनको यहाँ पर मदऊ किया है। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद ईसा खान से। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरी इल्तिजा पे यहाँ हमें एक मौका दिया कि आपसे हम बात कर सकें और आपका वो जज्बा जान सकें, आपकी वो मोहब्बत जान सकें। जो आपकी बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी ईसा भाई कि आपने कहा कि अली भाई जो आप देख रहे हैं ना फैमिलीज़, ये वो फैमिलीज़ हैं जो मेरी फैमिलीज़ हैं और माशाल्लाह से अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पूरी दुनिया में आपका बिज़नेस है लेकिन आप वहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे कि मैं आपको नाज़रीन किराम बता नहीं सकता कि उसी तस्ले के अंदर वो रोटी करने वाला खा रहे थे जो वो बच्चे वहाँ पर झुग्गियों वाले बच्चे, यतीम बच्चे बच्चियाँ थी जिनके साथ बैठ के आप खाना खा रहे थे। ईसा भाई हमें बताइए कि ये जज्बा कैसे आपके अंदर पैदा हुआ? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बात यह है कि मैं जो हूँ दुनिया में घूमा, सब कुछ देखा और जब ये सब देखने के बाद मैं पाकिस्तान कराची के अंदर का रहायशी हूँ, यहीं रहता हूँ। तो जब मैं सरजानी टाउन के इलाके के अंदर आया तो यहाँ पे जब लोगों की गुर्बत देखी, लोगों की परेशानियाँ देखी, मैंने सबसे पहले मैं बैठा हुआ था तो एक लेडीज़ आई मेरे पास
कहने लगी कि भाई मेरे जो बेटा है ना वो एक फैक्ट्री में काम करता है और उसका बाजू टूट गया है, अल्लाह अकबर। और वो जो फैक्ट्री वालों ने उसको काम से तो निकाला ही निकाला और कोई मुआवजा नहीं दिया। अगर ये मैं बाजू नहीं बनवाती अपने बच्चे का तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये पहली दफ़ा? ये सबसे पहली दफ़ा 2006 का वाक़या है। जब आप पाकिस्तान आए? जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने कहा अच्छा बहन, तो लोगों ने मुझे कहा कि यार देखें ये लोग ना ऐसे ही करते हैं, ढोंग करते हैं ये। मैंने कहा यार कोई अपनी औलाद के लिए इसकी, मैंने कहा ठीक है बहन मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं उनके घर पे गया तो वाकई उनके घर में एक मुफलिसी का आलम था और कुछ भी नहीं था, वो बच्चा चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ था। फिर मैं उसको लेकर जो है सिविल अस्पताल गया तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी इनके इस प्लेट डलेंगी हाथ के अंदर, ये वो है। तो वो मैंने सब पेमेंट करके उस बच्चे का इलाज करवाया। जब इलाज करवाया तो उसकी माँ ने रोते हुए जो है ना वो ज़मीन पे गिर गई और दुआ करने लगी। तो मैंने कहा यार ये सिर्फ पैसे का कमाल है अल्लाह कि एक माँ अपनी औलाद के लिए ज़मीन पे गिर जाए। तो बस वहीं से एक जज्बा बना कि यार ये दुनिया जो है ये क्या है, हमें ये क्या हम भूल चुके हैं कि हमने हमेशा यहाँ नहीं रहना। अच्छा ईसा भाई, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। नाज़रीन किराम, आप हमें कॉल कीजिए और आज हम आपसे बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज का आपके सामने है। ईसा भाई अभी हमारे साथ हैं, इनकी आंखों के आंसू परवरदिगार इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मजीद बात करेंगे और जानेंगे कि ये जज्बा मुसलमानों में क्यों नहीं है। हम सब में ये जज्बा होना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। मोहम्मद ईसा खान हमारे साथ हैं। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर उसकी प्लेट डलनी थी, बाजू डैमेज हो चुका था पूरा। बाजू एक डैमेज था हाथ उसका, तो उन्होंने प्लेट्स कुछ मंगाई मुझसे और जो उसकी मालियत 25-26 हज़ार रुपये बनती है। तो वो जब उस वक्त 2006 में तो वो मैंने उनकी वहाँ पेमेंट की, वो मंगवा के उनको दिया। जब वो सारा उसका चेंज हो गया तो वो माँ जो है जिस अंदाज में वो पैरों में गिरी, तो बस मैं आपको कहता हूँ मैं ज़मीन पे लेट गया। अल्लाह। और दिल की वो कंडीशन थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि आप बंदा लाखों कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो वक्त ऐसा वक्त था कि इंसान मैं ये समझ रहा था कि यार मैंने क्या ऐसा काम कर दिया जो इस बेचारी औरत का बेटा बस वो कहती थी कि बस आपने जो किया है ना मैं भूल नहीं सकती। और वो औरत सालों मेरे पास सिर्फ हर हफ्ते फैक्ट्री में काम करती थी और वो सिर्फ इसलिए आती थी कि मैं अपने बेटे को देख सकूं। मुझे अपना बेटा कहती थी वो, और कहती थी बेटा मैं सिर्फ तेरे लिए इसलिए आई हूं कि मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर सकूं कि अल्लाह पाक जो है तुझे बहुत ऊपर लेके जाए। तो बस वहाँ से एक मेरा जज्बा बना कि यार हम हर इंसान ने दुनिया में तो रहना नहीं है हमेशा, ठीक है, और एक दिन अपने रब की तरफ जाना है। तो फिर मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें किस लिए, ये दिखावा किस लिए, ये चीज़ें किस लिए कि लोग क्या कहते हैं, वो ये कहेगा और वो ऐसा समझेगा, वो सब बेकार है। मैं कहता हूँ कोई कुछ नहीं समझता, ना कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ देखता है। आप अल्लाह की राह के अंदर जो काम करने निकलते हैं तो अल्लाह पाक गैब से आपकी मदद फरमाता है। वाह वाह। और आप जब अल्लाह के कामों में निकलें, आप यकीन करें किसी एक की मदद तो करके देखें। अगर मैं कहता हूँ लोगों से कि अगर आपके दिल में सुकून नहीं है, आप परेशान हैं, एक गरीब को खाना खिला के देखो। अल्लाह अकबर, क्या कि आपको जो सुकून मिलेगा वो आपको सारी जिंदगी में नहीं मिला होगा। एक गरीब के घर पे राशन डाल के आप देख लो कि आपको जो दुआएं मिलेंगी और जो आपको दिल को सुकून मिलेगा वो लाखों रुपए लगा के नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें कोई भी शख्स हो वो मदद करे। अगर कोई इलाके में रह रहा है अब वो ये समझता है कि यार मैं अच्छा कमा रहा हूँ या खा रहा हूँ, तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखे और ख़ुद अपने हाथ से जो देने का मज़ा है, जो खिलाने का मज़ा है, वो किसी चीज़ में नहीं है। और जब मैं ये देखता हूँ लोग जाते हैं हज़ारों रुपए की शॉपिंगें करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अगर सिर्फ ये सोच कर उस ट्रॉली के अंदर अपने करीबी लोग के लिए 1000, सिर्फ 1000, 500 का ले लें, 1000 का ना लें, आधा किलो आटा
एक नमक, एक आध 2 किलो चीनी लेके अपने करीब के मोहल्ले के जिस लोग को आप समझते हैं कि यार ये मुस्तहक हैं, उनके घर में अगर पहुंचा देते हैं तो इससे बड़ा अजर कोई नहीं है, इससे बड़ा सवाब कोई नहीं है। हम कहते हैं ना यार हम परेशान हैं, जी जी, हम मुसीबत में हैं, हमारे साथ ये हो गया, क्यों? अच्छा ईसा भाई आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुजरावाला से बात करिए हमारी बहन, जी बोलिए। भाई हम लोग के ना गरीब ही ऐसे हैं कि मियां मेरा ठीक ही नहीं है। थोड़ा लाउडली बोलिए, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। सिग्नल ड्रॉप हो गया। जी जी साहब। तो हम लोग अगर किसी की दिल से मदद करना चाहते हैं, देखिए मजा मदद करने का कब है कि आप अपनी मेहनत की कमाई से क्या किसी की मदद करें, वाह 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 वाह, अपनी कमाई से किसी को खिलाएं और मदद करें, मदद करें, उनको खिलाएं, उनकी मदद करें, उनकी दिलजोई करें, तो उसका जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। और जो दुआएं निकलती है ना फिर वो खालिसतन आपके लिए ही होती हैं। बस बात वो रिस्क आपको परवरदिगार ने दिया होता है, अपने रिस्क में से अगर आप किसी की मदद करते हैं, मदद लफ्ज़ तो छोटा है। आजकल क्या होता है नाज़रीन किराम के मैंने एनजीओ बना ली, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं फंडिंग की तरफ जाता हूँ, मुखय्यर ज़ात की तरफ जाता हूँ कि मुझे डोनेशन दें, मैं गरीबों की मदद करूँ। लेकिन खुदारा एनजीओ की तरफ मत जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने हाथों, जैसे ईसा भाई कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। जी एक सफीना हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज़ कम कीजिए, टीवी की आवाज़ कम कीजिए। आप अपने नाज़रीन किराम जब आप हमें कॉल करें, क्योंकि लाइव शो है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें। नाज़रीन किराम मैं ये कह रहा था कि अगर हम अपनी रोज़ी रोटी में से अगर किसी एक को इमदाद मदद नहीं, अगर अपना भाई बहन समझ के उसको हम खाना खिलाएंगे ना, तो आप देखिएगा परवरदिगार आपको कैसे नवाजेंगे। यही अज़्म लिए हुए ईसा भाई मैदान अमल में आए हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर 1000, 1500, 2000 और कभी कभी तो 3 से 4000 लोग भी आ जाते हैं। और आप यकीन कीजिए मैं तो खुद गया नाज़रीन किराम वहाँ पर, और जो मैंने खुद खाना भी खाया वहाँ पर, और क्योंकि ये खुद खा रहे थे वहाँ बैठ के, इन्होंने कोई उसमें फ़र्क नहीं रखा। आपने सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी। देखें बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, जब अल्लाह पाक की राह में कोई चीज़ देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने रब कायनात को कोई चीज़ पेश कर रहे हैं, तो हमें अच्छे से अच्छा पेश करना चाहिए। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो वहाँ पे ताफ्तान पेश करें। अगर हम अच्छा मैं यहीं से बात करूँगा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई राशन की जरूरत है, बच्चे थे, बहुत परेशानी है, क्या करें, और अच्छा चलाते हैं, पूरी नहीं पड़ती, मकान किराए का है। मेरी बहन आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से, ग्रीन टाउन से। जी ग्रीन टाउन से आप बात कर रही हैं। इंशाल्लाह बाखबर पाकिस्तान की टीम आपसे ज़रूर रब्ता करेगी। ईसा भाई क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि अगर हम किसी की, मैं जैसे लंगर खिला रहा हूँ, लोग आते हैं मेरे पास कि यार ये कुछ हमारा भी डोनेशन डाल लें, तो फिर मैं उनको एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार अच्छा ऐसे लोग आते हैं आपके पास? मेरे पास ऐसे आते हैं और वो कहते हैं यार हम कुछ पैसे, फिर मैं उनको कहता हूँ आप एक काम करें, ये पैसे लेके जाए वो रोटी वाले को दे दे। वाह वाह, तो वो रोटी लेके वो आते हैं मेरे पास, फिर मैं उनको कहता हूँ ये अपने हाथ से इन लोगों को दो। क्या बात है। तो जब वो अपने हाथ से वो लोगों को बांटते हैं ना, तो वो खुद कहते हैं कि यार जितना सुकून हमें मिला है ना शायद जिंदगी में कभी नहीं मिला। वो आते हैं, मैं कहता हूँ यार आपके पास 1000 की रोटी लाओ, रोटी लाते हैं, जब वो उन लोगों को हाथ में देते हैं, अदब से और झुक के पेश करते हैं, तो जब वो औरतें दुआएं देती हैं तो मैं कहता हूँ आपको कैसा लगा? कहते हैं यार हमने लाखों रुपया खिलाया लोगों को, सब कुछ किया, लेकिन जो मज़ा मुझे यहाँ आया वो कहीं नहीं आया। और वो बहुत लोग आते हैं, अब इतने लोग आते हैं कि आपकी सोच होगी। और ये माशाल्लाह काम, ये जो दस्तरखान इतना वसी हो गया है कि अब मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई देखें आज के दिन आप नहीं लाइएगा, कल के दिन लाइएगा, परसों के दिन दे दीजिएगा, क्योंकि भूख तो रोज़ लगती है और हर आदमी को खाना भी रोज़ चाहिए। तो लोग आते हैं, लेकिन मैं पैसे 1 रुपया किसी से नहीं लेता। बिल्कुल, मैं कहता हूँ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई मदीर से बात कर रहा था, जाहिद मोहम्मद जाहिद भाई। जी जाहिद भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहता था, ये आपके तवज्जुह से ये इतना था कि आप कितने अच्छे काम में 2 साल से बेरोजगार हूँ तकरीबन। जी जी। घर में मैं किराए के मकान में रहता हूँ, 8,000 रुपये किराया है,
और बस राशन की परेशानी और कोई मुझे परेशानी नहीं है। बस ये तो मदद हो सके तो 8,000 रुपये किराया मकान का, ऐसी जगह रहता हूँ कि मैं हाथ भी नहीं चला सकता। बस परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। हम ज़रूर यहाँ बैठे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक जल्द से जल्द पहुँचूँ, लेकिन नाज़रीन किराम हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, वक्त कम है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने पहले हमसे रब्ता कर रखा है हम उन तक पहले पहुँचें। अभी राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है और आप मुझे कॉल करते हैं और मुझे बहुत बातें करते हैं आप। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है ये बात करना भी कि नाज़रीन किराम हमारे पास पूरे पाकिस्तान से कॉल आती हैं और हमारे शो में जो लोग आते हैं, जो मुखय्यर हज़रात जैसे कि ईसा भाई हैं, अगर हम इनसे भी कुछ आपके लिए कहते हैं तो इनका भी एक तरीक़ेकार होता है। हम मुस्तहिक की बात करते हैं, हमने वहाँ जाना है, उस घर में जाना है जहाँ वाकई फाका कशी है, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है ईसा भाई कि जिसको आदत लग जाती है ना फिर वो काम नहीं करता। हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है। सही। हमने जैसे कि आपको कहा कि कर्ज़ हंसना, हम कर्ज़ हंसना ज़रूर, डॉक्टर साहब ने जैसे कि आपको कहा, डॉक्टर अमजद ने, अखवत फाउंडेशन वालों ने, कि हम 2 लाख रुपए कर्ज़ हंसना देंगे, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऐसे करेंगे कि जिससे आपकी दिलाजारी नहीं हो। ये सब जब आप देखते हैं ऐसे ऐसे लोग आते हैं आपके पास और आपको पता भी होता है कि ये मुस्तहिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको खाली जाने नहीं देते। देखें, बात ये होती है कि वो उस वक्त तो ये बंदा क्या पता वो पहले मुस्तहिक ना हो, और बाद में जो कोविड चला है इसके बाद देखें आप कितने लोग, सफेदपोश लोग भी सफेदपोश लोग हैं जो नीचे आ चुके हैं, जिनके कारोबार खत्म हो चुके हैं, जो इस वक्त कहते हैं ना गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और इस वक्त वो किसी से कह नहीं सकते। जी जी। तो हम उनको ये नहीं समझ सकते कि यार वो झूठ बोल रहा है। एक शख्स अगर आके अगर बोल रहा है कि यार मैं मजबूर हूँ और मुझे मेरे घर में खाने को नहीं है, तो हमें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये सोच के उसकी मदद कर देनी चाहिए कि क्या पता वो सच बोल रहा हो। क्या 1% ये भी तो हो सकता है कि वो सच्चा हो और हम गलत हो या हमारी सोच गलत हो। ये सोच रख के आप उसको खाली जाने नहीं जाने देना चाहिए। और सबको देखें, अभी जैसे भाई की अभी कॉल आई मलीज से, तो ये कह रहे हैं कि यार मैं इतना परेशान हूँ। क्या देखिए 8,000 रुपए के लिए कॉल कर रहे हैं वो। 8,000। कितनी अच्छा, परेशानी का आलम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके पूरे इलाके में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उस शख्स की मदद कर सके, नहीं है, या उनके घर में कुछ ना दे, 8,000 ना दे। घर में लोग खाना नहीं बनाते, अगर एक प्याला सालन और 4 रोटी अगर उसके घर पे भेज देते हैं और इस नीयत से भेज देते हैं इससे कि यार ये हमारा पड़ोसी है या हमारा इलाके वाला है, तो इसका सवाब जानते हैं। ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते। अच्छा ईसा भाई, मैं आपकी बात को बड़ा करूंगा यहाँ पर। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते ना, तो कम से कम आप मकान मालिक से जाके ये तो कह सकते हो ना, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार अभी उनकी जॉब नहीं है। लेकिन लोग तमाशा देखते हैं, हम इतने बेहिस्से हो चुके हैं कि हम तमाशा ज़्यादा देखते हैं। नाज़रीन किराम, एक कॉल है ना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? लाइन ड्रॉप हो गई। ईसा भाई ऐसा ही है, लोग तमाशा देखते हैं। किसी का मजाक बन रहा होता है ना, कोई गुर्बत का मारा हुआ शख्स या ख़वातीन होती हैं, तो लोग उनको मिसयूज़ करते हैं, और ख़वातीन के साथ तो ये ज़्यादा मामला है। बात यह है कि लोग मदद कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, बातें ज़्यादा क्यों करते हैं कि वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो ये है। अरे भाई, कभी ये भी तो सोचो, क्या पता वो सच हो और वो सच कह रहा हो। आप अल्लाह की रजा के लिए मदद करो ना। आप ये क्यों सोचते हो कि यार वो ऐसा कह रहा है या वो गरीब, एक बात है ना, कोई आपसे सवाल कर रहा है तो वो आप ये सोच के क्यों नहीं करते उसकी मदद के क्या पता वो सच बोल रहा हो, क्या पता वो मजबूर हो, क्या पता उसको इसकी ज़रूरत हो। लेकिन खुशी से कोई शख्स सवाल नहीं करता। जिसके पास है वो कभी भी, और कभी लाइव कॉल तो कोई शो में तो कर ही नहीं सकता। और बात यह है कि वो कभी भी आपको नहीं बोलेगा। लेकिन हालात ऐसे ईसा भाई हो चुके हैं कि लोग मजबूर हो चुके हैं। कल एक गार्ड थे हमारे पास, सिक्योरिटी गार्ड, एक निजी कंपनी के गार्ड थे, वो खुदकुशी कर रहे थे। हमने उनसे रब्ता किया, कल मैंने अपने शो में बुलाया उनको और उनको हमने कारोबार करवा के दिया है, ठीक है। और हमने कहा कि आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ दें। उनको हमने कारोबार करवा के दिया। परचून की दुकान उन्होंने कहा इंशाल्लाह वो इसी हफ्ते उनको परचून की दुकान उनकी खुल जाएगी। तो नाज़रीन किराम, सिर्फ हमें नहीं इसका बेड़ा उठाना, आप भी जैसे ईसा भाई जैसे लोग हैं, आप भी हैं। और पाकिस्तान बल्कि कराची की आवाम ऐसी है कि जो खड़ी हो जाए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। और आप NGOs की तरफ ना जाएं, NGOs को ना दें। मैं तो ये कहूँगा आप यहाँ आइए, अपने हाथों से दीजिए। NGOs को दे के वो आधा खुद रखते हैं, आधा आगे देते हैं, और आधा नहीं भी देते। ताल्लुकात बेस को ज़्यादा देखा जाता है। वक्फे का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आसिफ इकबाल मेमन साहब ने, जो कि हुंजा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है आसिफ भाई, बच्ची की वीडियो पे सबसे पहले आपसे मैं तबसरा करना चाहूँगा कि किस तरह से उस बच्ची को मारा गया, कोई रोकने वाला नहीं था इनको? वहाँ पर जब मेरे पास वीडियो आई है, मैं यही मालूम कर रहा हूँ अव्वल तो वो शख्स कौन है, क्या है क्या नहीं है, अभी तक कोई पता नहीं चला, नंबर भी नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से जहालत से मारा गया है, यहाँ ये पता चल रहा है कि जहालत है क्या। पड़ोस के बच्ची की नौकरानी, पड़ोस के घर की नौकरानी बच्ची को मारा इस तरीके से किया है। उनके घर की भी नहीं थी, पड़ोस के घर की नौकरानी थी। तो जिनके घर की नौकरानी थी उन्होंने इसको रोका नहीं कि भाई किसी ने भी नहीं रोका, कोई रोकने आगे नहीं आया। कोई मेयर, कोई ऐसा नाम उसका था, उसमें पूरा आया हुआ है मेरे पास, लेकिन कोई रोकने वाला ही नहीं है। मैं तो यही देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। देखिए छोटी सी बच्ची, ये तो शिमर बन गया, ये तो यजीद से भी आगे बढ़ गया कि छोटी सी बच्ची, गालिबन 8-10 साल की बच्ची लग रही है मुझे, या इससे भी छोटी होगी, इससे छोटी थी, कि इतना बड़ा दाढ़ी तुमने सुन्नत रसूल रख के उस बच्ची को मार रहे हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई कि तुम नबी का कलमा पढ़ते हो और उस बच्ची को इस तरह से उसने चमाट मारा है कि मैं देख के मेरा दिल दहल गया। 2-3 मारे, एक नहीं मारा। अच्छा, उसका गुस्सा तो ठंडा हुआ नहीं था कि उसकी खवातीन आगे आ गई, उन्होंने उसको बालों से पकड़ के कैसे फेंका है? वो उस शख्स की बेटी थी जिसने मारा। अच्छा, अब मारा इस तरीके से कि डायरेक्ट उसको जो बांस लगा है ना सर पे, उसको खून भी निकला। लेकिन मैं ये देख रहा था कोई नहीं आया। लेकिन बाखबर पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएगी, उस मुतालका थाने जाएगी और मैं इसके खिलाफ कंप्लेन ज़रूर करूँगा और मैं इसको कटहरे में लेके ज़रूर आऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है नाज़रीन किराम। ऐसी कई बच्चियाँ हैं, ऐसी कई बहनें हैं जो जुल्म सहती हैं उन घरों में जहाँ वो काम करती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बहन, मेरी क्या बोलूँ मैं, कि आप हमसे रब्ता कीजिए। अगर आप देख रही हैं मेरा प्रोग्राम तो आपको लगता है कि आपके साथ जुल्म और तशद्दुद, आपके साथ ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, तो आप बाखबर पाकिस्तान की टीम से रब्ता कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और आसिफ भाई, ये कहाँ का वाक़या है? ये यहीं का ही है, कराची का ही है ये? जी, कराची का वाक़या है और उसकी पूरी। आसिफ भाई, एक कॉलर है हमारे साथ, फिर इस बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हिना है हमारे साथ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कराची में ऐसे वाक़यात होने लग गए। हम तो देहात में देखते थे, वहाँ जहाँ जाहिल लोग थे, ये पढ़े लिखे हो के आप ऐसे काम कर रहे हो, यजीदियत से भी आप आगे बढ़ गए। ये तो पढ़े लिखे जाहिल बन गए ना, ये तो कोई वो बात ही नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं, अच्छे उसमें रह रहे हैं, लेकिन वही बात है, मैं तो यही कहूँगा वही निज़ाम है, वडे रहना जागीरदार रहना। अगर कोई आगे नहीं आ रहा तो कोई तो वजह होगी आगे ना आने की, या डर होगा उसका इलाके में, या खौफ होगा। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कानून की जो इसने हरकत की है इसको सज़ा मिलनी चाहिए, करार वाक़या सज़ा इसको हम ज़रूर दिलवाएंगे इंशाल्लाह, ताकि दूसरे लोग इसमें इबरत हासिल करें। ये वाक़या शाइस्ताबाद का है और फैसलाबाद का, लेकिन बड़ा गंदा वाक़या। हम तो कराची का समझ रहे थे, लेकिन ये फैसलाबाद का वाक़या ही है। इसका नंबर अभी आ जाए, मैं आपको नंबर 20 का कोड करवा रहा हूँ। बिल्कुल, हम फैसलाबाद तक जाएंगे क्योंकि बाखबर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना हो कोई मजलूम, हम उससे बात करेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे जो तशद्दुद करते हैं। आपकी NGO है माशाल्लाह से, कल भी आपने राशन तकसीम की है और अभी आप बहुत बड़ी एक महफिल भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं सरकार के ज़िक्र की। तो एक मैं सबसे पहले कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद आपसे कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सोनिया है मेरी बहन कराची से। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जी, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। जी आसिफ भाई, मैं जो खिदमत होती है अवाम की वो तो हम बिल्कुल पेश हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म। अच्छा आसिफ भाई, आप लोग क्या मेमन बिरादरी होती है? बिल्कुल। और वहाँ पर आपकी जमात खाने होते हैं, बिल्कुल। जमात के लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अब मेमनों में कोई कास्ट ऐसी होती है, कोई कास्ट ऐसी होती है, लेकिन आप लोग अपनी जमात के लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनका ताउन करते हैं, या हर जमात या हर रंग नस्ल के पास आपके पास लोग आते हैं? हमारी जमात का ये है, हमारी हलार मेमन जमात, वो बिल्कुल। मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी, हलारी मेमन। हलार मेमन जमात है हमारी अपनी। हलार जी, जिसमें 19 गोट है, बड़ी जमात है, ऑल मेमन फेडरेशन है, जिसमें हमारे जो है अली मोटर शोरूम वाले हैं फारूक भाई, और एक हमारे हैं फारूक मोटलानी वगैरह। ये बहुत ताउन करते हैं हर किसी से, क्यों एक हमारी जमात के अंदर ये है कि जो हमारे जितने नीचे तबके के थे सबको फ्लैट दिए, बहुत करते हैं वो लोग। रिहाइश का इंतजाम किया जाता है, जिनके पास घर नहीं अपना वो अपनी जमाती किसी बड़े के पास आते हैं तो वो उनको घर दिला देते हैं। घर दिलाते हैं बाकायदा। उनको ये पूछा जाता है सिर्फ कि आपके पास कितने हैं, जो है आप वो, तो बाकी हम मिला के आपको घर दे रहे, और घर देते हैं। हलार मेमन जमात का एक अपना प्रोजेक्ट है गार्डन में, पूरा उनका ये 9 माले उन्होंने बनाए और 180 फ्लैट बनाए जो दिए गए लोगों को, आपकी जमात के लोग। बिल्कुल। और एक हाईवे पे स्कीम 33 पे वहाँ प्लाटिंग दी गई है, करते हैं। और बाकी राशन का तो आपको पता है कि जमात से एक बंदा वो होता है, सिस्टम हर महीने का सबका। अच्छा, गार्डन से आपका ताल्लुक है, गार्डन के इलाका जो कि बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ के जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक, वो आप तक कैसे पहुँचते हैं, मैं इसका जवाब आपसे लूँगा। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद से। जी, फैसलाबाद से हमारी बहन, क्या कहना चाहेंगी आप? सर, मेरी जो है ना बहन की शादी है, तो उसके लिए मुझे आप लोगों से कुछ हेल्प चाहिए थी। आपकी बहन की शादी कब है? मेरी बहन की शादी 15 दिसंबर। 15 तारीख को। आपके वालिद साहब हैं? नहीं, वालिद साहब नहीं है। भाई वगैरह? नहीं, बस हम खाली 2 बहन हैं। अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे, इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। जी आसिफ भाई। हमारे पास तो लोग ऐसे आते हैं, हमने अपने नंबर छोड़े हुए हैं, और हमारी एक वेबसाइट है, उसमें हमने अपने नंबर भी दिए हुए हैं, लोग रब्ता भी करते हैं। और कुछ जान पहचान वाले जमात वाले हैं, वो भी नंबर दे देते हैं। कोई बाहर का अगर आता है तो वो बोलते हैं इनसे रब्ता कर लो, आपको काम हो जाएगा, राशन वगैरह या कोई भी हवाले से काम होता है तो इंशाल्लाह ताला हेल्प हो जाती है। किसी की शादी के हवाले से, किसी भी, ज़ाहिर हमें क्या करना, हमें भी ज़बान हिलानी है। करने वाले तो बहुत कराची के अंदर अल्लाह के वली बैठे। बेशक नाज़रीन किराम, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने हाथों से करें, तो ये 2 शख्सियात से आप सबक लीजिए कि ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं जो अपनी मदद आपके तहत आप तक पहुंचते हैं। और ईसा भाई के लिए मैं क्या कहूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर 2,500 से 3,000 लोगों का आप खाना खिलाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर। और आसिफ भाई, आप भी रोज़ाना की बुनियाद पर राशन तकसीम करते हैं, और कोई भी आपके ऑफिस में, आपने अपना ऑफिस रखा है, बनाया है कोई? गार्डन के अंदर भी है और गुलशन इकबाल में भी ऑफिस है, 2 ऑफिस है। तो इस काम को आप मज़ीद बढ़ाएंगे, दस्तरखान की तरफ आएंगे, या आपका अगला मरहला क्या है, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, इस काम को ऑन किया हुआ है, इंशाल्लाह इसको ऑन ही रखना है हमें। क्योंकि काफ़ी लोगों की ये है कि महीने का बंधा हुआ है कि राशन जा रहा है, हर चीज़ जा रही है, अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो बहुत से लोग परेशान होते हैं। अच्छा, पूरे महीने में कितना बजट है आपका जो आपने देना होता है? मैं इसका जवाब आपसे लेता हूँ, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहा हूँ? जी जाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? 4 महीने से मेरे भाई कैंसर में मुब्तला है। अल्लाह अकबर। वाला हूँ, 4 बेटियों का साथ है। अल्लाह अकबर। बहुत ज्यादा तकलीफ और परेशानी में आया हूँ, जाकर किसी का हाथ भी नहीं लगा सकता, किसी का सवाल भी नहीं कर सकता। भाई आप परेशान नहीं हो, इलाज का कुछ मामला करवाते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल। उनके इलाज हुनैद लखानी की जानिब से मैं आपको उनके इलाज का वादा करता हूं। आपका नंबर हमने ले लिया है, आपकी वाइफ का इलाज हमारी बाखबर पाकिस्तान की टीम करवाएगी, और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। आप नंबर वहाँ पर आपका नोट कर लिया गया है। और नाज़रीन किराम, ऐसे केसेस और जहाँ तक बीमारियों की बात आती है, आप बेधड़क होकर हमें कॉल कीजिए, हम खड़े हैं आपके साथ, बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ खड़ी है, और हम भी अपनी मदद आपके तहत आप लोगों के साथ खड़े हैं, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर आप हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मुस्तहिकीन तक पहुँचें, तो आइए यहाँ ईसा भाई के बराबर में बैठिए, आसिफ भाई के बराबर में बैठिए। आप खुद देखिए शो में आके कि दुनिया कितनी परेशान है। ईसा भाई भी यहाँ पर हैं, आसिफ भाई भी यहाँ पर है। देखिए किस कदर कॉलें आ रही हैं, और कई कॉलें ऐसी जो ड्रॉप हो रही हैं। ईसा भाई, एक बात ये बोलना चाहूँगा आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को, कि आप
किसी को ना दें, अपने हाथ से मदद करें। बिल्कुल। अपने इलाके के अंदर मुस्तहिकीन को ढूंढें, जैसे ये भाई अभी फोन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ किसी को ना दें, अपने हाथ से खुद लोगों की मदद करें, उससे बेहतर आप कर ही नहीं सकते। और जो सुकून आपको ये काम करने में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। और एक आप कॉलर है हमारे साथ, इस बात को कंटिन्यू करूंगा आपकी। अरबाज है कराची से। जी अरबाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी अरबाज। और मेरी बहन की शादी है और मैं प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। क्या परेशानी है अरबाज आपके साथ? बहन की शादी है और 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है और पैसे नहीं है। तो आप, अच्छा आप रोए नहीं, आप क्या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? कोई एक चीज़ बताइए। जी, जहेज का मसला हो रहा है बस थोड़ा सा, और बाकी सब कुछ। मुझे ये बताइए कि जब आप परेशान हैं तो वो जहेज क्यों मांग रहा है? जी, वो जहेज क्यों मांग रहे हैं? बस यही है यार, अब क्या बताऊँ मैं आपको। चलें, मैं क्या इस पे क्या बात करूं। मैंने इसके ऊपर एक शो लाजमी करना है कि जो बहनें बेटियां हमारे घरों में बैठी हैं जिनको रिश्ते नहीं आते, अगर कोई रिश्ता लड़का लेके आता है तो वो उनके बाप परेशान करता है। ऐसा नहीं है। आप किसी की बहन बेटी को जब अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो अल्लाह पाक ने आपको भी बहन बेटी दी है, आपकी भी बहन है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सब भाई क्या कहेंगे जहेज के बारे में? देखिए, बात गाली है जहेज तो ये है कि पहली चीज के हम लोग जब कहीं पे भी रिश्ता करें तो उनको अपना ग्राउंड बताएं। ये ना करें कि लोगों से उधार मांगकर, ये करके झूठी दिखावट करके कई 100 लोगों को खाना खिला के ये साबित करें कि हमने अच्छा काम किया। ये गलत है, क्योंकि बाद में तो उनको पता चल रही है। तो हम अपने ऊपर कर्जा क्यों चढ़ाते हैं? जिस टाइम हम ये रिश्ता करते हैं तो हम उनको साफ क्लियर क्यों नहीं बता देते कि यार हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है, हमारे पास हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये है। तो वो रिश्ते पायदार होते हैं और हमेशा चलने वाले होते हैं। और जो लोग झूठ कह के वो मेरे पास आते हैं कि जी बच्ची है, शादी करनी है, मैं कहता हूँ ठीक है जी बहन बिस्मिल्लाह। अब वो कहते हैं जी 400 आदमी का खाना है या 600। मैंने कहा यार आप फिर गरीब कहाँ से हुए? आप क्यों नहीं बुलवा रहे 50 लोग? 25 वहां से, 25 यहाँ से। नहीं, इससे भी कम होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, वो घर के भी चलो अफराद हो जाते हैं, 2-3 उनकी फैमिली हो गई, 2-3 इनकी, 50 अफराद कर लो। 400-600 आदमी को बुला के खाना खिलाना या उनको बताना, तो ये क्या है? ये इसको भी लोग भी तो गलत कर रहे हैं। लोगों को भी सोचना चाहिए जब वो कोई रिश्ता कर रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं तो अपनी ग्राउंड रियलिटी बताएं कि यार हम अपनी बेटी, अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बताते उनको? एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ईसा भाई, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, लेकिन होता क्या है कि पहले जहेज की मांग करते हैं, लेकिन अगर बच्ची अपने हिसाब से जैसे वो होंगी, कोई सस्ता दे देता है, कोई महंगा दे देता है। अगर कोई महंगा भी देगा ना तो फिर वो खुन्नस कैसे निकालते हैं, ये क्या दे दिया, इससे अच्छा तो खुद लेके आ सकते थे। बिल्कुल, सारी जिंदगी उसको ताने मिलते हैं। वो किसी हाल में बच्ची खुश क्यों नहीं है? बहनें इज्जतें अब सबकी है। मेरी बहन है, मेरी बहन की भी अभी शादी होने वाली है गुज़िश्ता 10-15 दिनों में। परवरदिगार मेरी बहन के नसीब अच्छे करे और तमाम बहनों के नसीब अच्छे करे। मैं ये दुआ हर बात करता हूँ कि जब बेटियों की शादी परवरदिगार जब बेटी अता करते हैं ना तो उसके लिए सबब बना देते हैं। ये हम लोग हैं जो तमाशा बना देते हैं अपनी बच्चियों का। सही, क्या कहेंगे आसिफ भाई आप? इन्होंने बड़ी अच्छी बात की ईसा भाई ने। बहुत अच्छी बात की है। क्यों कि हम तो यही कहेंगे अल्लाह कोई भी बहन बेटी हो उसके नसीब अच्छे करे। बेशक बेशक परवरदिगार। और सबसे पहले ये बात है कि जहेज का जो एक डिमांड है ना, ये बहुत गंदी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शुरू में कहते कुछ नहीं चाहिए, फिर चाहिए। अच्छा, जो नहीं लेता फिर वो क्या करते, बेटी आ गई, पता चला कि लड़की थोड़ा सा उसके घर वाले स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या जॉब छोड़ के बैठ गए। अच्छा, जॉब छोड़ के बैठ गए, फिर वो क्या करते हैं, बीवी को बोलते हैं अपने घर से पैसे मंगवाओ। अच्छा, अगर वो नहीं मंगवाती तो फिर बिना वजह के लड़ाई, बिना वजह के। बिल्कुल यही चीज है। फिर उसमें ये हो जाता है कोई चीज सही नहीं आती। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, ये चीज सही नहीं है। सारी जिंदगी छोटी सी बात, खाना अच्छा नहीं बना, ये तेज है, नमक तेज है, मिर्ची तेज हो गई, किसी ना किसी बात पे फिर बेटियों पे टॉर्चर। लेकिन एक बात बताऊं आपको नाज़रीन किराम कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते और सब औरतें एक जैसी नहीं होती। कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो लड़की को बोलते हैं कि सिर्फ आप आइए, आंटी आप परेशान नहीं हो, आप अपनी बेटी को दे दीजिए। फिर लड़का खुद बताता है सब कुछ। लेकिन आप यकीन करें ऐसे लोग हैं, खुदारा ऐसे लोग जो
इज्जतें ख़राब करते हैं, किसी के ख़ानदान का मजाक उड़ाते हैं कि देखो हमने इतना अच्छा इंतज़ाम किया, वहाँ इतना अच्छा इंतज़ाम हुआ ही नहीं। अच्छा, इसमें भी मुकाबलेबाजी है, इसमें भी मुकाबले होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक कॉलर है हमारे साथ, मैं इस बात से इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? खालिद बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया से। माशाल्लाह जी, खालिद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे, ये गुर्बत जो लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हैं, देखिए कितनी कॉलें आ रही हैं, लोग परेशान हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन हम बाखबर पाकिस्तान की टीम अपनी मदद आपके तहत उनकी मदद कर रहे हैं। हजूर मैं इस डोनेशन में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे तरीकाकार बता दिया जाए। आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है। अगर आप हमें बोलेंगे, आप हमें किसी चीज़ की जिम्मेदारी अगर आप लेंगे, हम आपको उनका नंबर दे देंगे, या अगर आप पाकिस्तान में कोई आपका कोई जानने वाला कोई रिश्तेदार है तो हमारे शो में आए, अपने हाथों से अगर कोई आप ऐलान करना चाहते हैं, अभी जैसे कि एक बहन की शादी है, एक ऑपरेशन का है, आप इन दोनों में से क्या करना चाहेंगे? एक बच्ची की शादी। बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह मैं फिर राब्ता करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नादिक-राम साउथ अफ्रीका से हमारे साथ थे, और शुक्र है कि कोई ऐसी कॉल भी आई कि जिन्होंने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। आप भी जागिए, आप ना सोएं, परवरदिगार आपको इतना नवाजेंगे, किसी की मदद करके तो देखिए। नादिक-राम वक्फे से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नादिक-राम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, और हमें बड़े खूबसूरत नौजवान, मैं नौजवान कहूँ या इसे खिराज तहसीन पेश करूँ कि परवरदिगार ने इसको जो जज्बा दिया एक पार्टी की हैसियत से, क्योंकि इसने एक पार्टी ज्वाइन की, पार्टी ज्वाइन करके इनका जो मौक़िफ़ है, इनका जो मंशूर है, बड़ा लाजवाब लगा मुझे। मैंने चाहा कि क्यों ना आज के शो में मैं इनको मधु करूँ, और नादिक-राम मेरे सामने ये बड़ा हुआ, और कब इतना बड़ा हो जाएगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है इसको, और मज़ीद नवाजेंगे, क्योंकि जो मकसद इनका है ये इनकी ज़ुबानी हम जानना चाहेंगे। नादिक-राम, मेरी मुराद है फंक्शन लीग सिंध के MSF के आप करता धरता है, जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे सिंध के, उसामा जाफरी। उसामा कैसे हैं आप? ठीक है। गालिबन आप सदर हैं स्टूडेंट विंग के, पूरे सिंध के जनरल सेक्रेटरी पूरे सिंध के। जी, उसामा अली जाफरी आपका नाम है, और नादिक-राम सरकार की महफिलों में भी आपने इनको देखा, लेकिन आज मैंने इनको अलग रंग में देखा, और सिंध की सकाफत को इन्होंने मद्देनज़र रखा, और अजरक डे के हवाले से सिंधी टोपी इन्होंने सर पे पहन रखी है। आपको खुश आमदीद कहूँगा, और जो जज्बा आपका है उस पर बात करेंगे। नादिक-राम, इनके साथ ही अभी गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि प्रेस क्लब पे एक धरना हुआ, गवर्नमेंट टीचर्स ने धरना दिया वहाँ पर कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं, लेकिन जब मैं इससे पहले कि इनका तारुफ कराऊँ, एक फ़हीम हमारे साथ कॉलर है न्यू कराची से। अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? अबरार भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? मैं भाई फ़हीम बात कर रहा हूँ लांडी 6 से। जी, लांडी से बात कर रहे हैं जी? लांडी से बात कर रहा हूँ फ़हीम भाई। तो अबरार भाई मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है आपको? मुझे बिल्कुल भी कोई काम वगैरह नहीं है। आप रोए नहीं, पहले मुझे बताइए भाई, रोए नहीं, बताइए क्या परेशानी क्या है आपको? 4 महीने से मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे घर पे फाक है बिल्कुल, मेरे बीवी बच्चे सारे परेशान। क्या करना चाहेंगे आप, बताइए क्या परेशानी क्या? मैं पंचर का काम करता था, लेकिन वहाँ पर भी जो है उन लोगों ने, मेरी तबीयत खराब हुई तो कोई और बंदे रख ली। मुझे कोई ऐसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, आप लोग मुझे कोई ठेला लगा के दे दे पंचर का। मुझे बताइए कि कितने का लगता है ये पंचर का काम, अगर आप काम करवा दें? भाई आपको अल्लाह खुश रखेगा अगर आपने ऐसा काम करा दिया। इसका भाई क्या कहना चाहेंगे? सर इनसे कहिएगा कि ये काम जो ये बता रहे हैं, तो ये तो पंचर का काम तो हर जगह पे लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ये किसी के साथ बैठ क्यों नहीं जाते काम करने के लिए? आप क्यों नहीं बैठ रहे इनके साथ किसी के पास? क्योंकि पंचर का काम तो 24 घंटे चलता है। वहाँ पे मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि उनकी नीड होती है कि रात के लिए बंदा चाहिए होता है, दिन के लिए,
आवाज आ रही है आपको? 4 महीने आप नहीं घर 4 महीने से आप घर पे बैठे हुए हैं 200 रुपए दिहाड़ी में न करें सुबह भाई, तो आप शुरू तो करें। मैं 8 बजे आज छोड़ मेरे भाई 200 300 में मेरे भाई सुने, आप शुरू तो करें ना। 200 रुपए के आप 100 से शुरू तो करें। अल्लाह पाक जब ही तो बरकतें डालेंगे, घर में बैठ के थोड़ी होगा आपका। आप लोग आप ये क्यों सोचते हैं कि घर में बैठ के लोग आपको लाके देंगे? आप 200 रुपए कहीं कमा लें, 200 रुपए कहीं कमा लें, 2 जगह काम कर लें। हम आप लोग मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग जो है 4 महीने से घर में बैठ गए। आप रोए नहीं, परेशान नहीं हो। मुझे ये बताइए कि ये पंचर का जो काम होता है, ये कितने पैसों से इसको शुरू कर दिया जाए? आप ठिया कहीं लगाते हैं तो कितने में लगता है ये? मैंने बात की है 35,000 रुपए, कह रहे हैं कि 35,000 रुपए में हम आपको यूजर सामान दे सकते हैं। आपकी बहनें कितनी हैं? आपके वालिद साहब हैं? बहनें कितनी हैं आपकी? जी मेरी 4 बहनें। और भाई आप अकेले हैं? जी मैं अकेला हूँ। चलें इस बात पे देखेंगे, इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। बाकी नाज़रीन किराम, ये बड़ी अच्छी बात ईसा भाई ने कही है कि हमें अगर 50 रुपये भी मिल रहे हैं ना, तो ये गनीमत है आज के दौर में, आज के इस दौर में। लेकिन गुजारा नहीं होता, इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ज़रूर करेंगे हम लोग। नाज़रीन किराम, उस्ताज़ा की बात हो रही थी, गवर्नमेंट टीचर्स की। इनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। इनको अपने इदारे में रख तो लेते हैं, इनकी भर्तियां तो कर दी जाती हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड जाने बिना अब वो जब आते हैं तो उनको मैं क्या बताऊं कि पहाड़ा तक नहीं आता। लेकिन कई टीचर्स ऐसे हैं जिनके अंदर काबिलियत है, लेकिन फिर उनके साथ सुतेलेपन जैसा किया जाता है। इस टॉपिक पे हमने आज बात करनी है। एक स्टूडेंट्स जो कि गरीब है, जो अपनी तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके लिए भी कोई ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए। इसीलिए फंक्शनल लीग से जनरल सेक्रेटरी जो हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, आप MSF के, आज हमें उसामा ने ज्वाइन किया। उसामा से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे दूसरे जो हैं उस्ताज़ा हैं आप, और गवर्नमेंट टीचर हैं अहमद अली साहब। अहमद, आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र। अहमद, आपसे ही आगाज़ करूँगा मैं इस गुफ्तगू का कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऐसे, अभी आपने कॉल भी सुनी जी, कि ऐसे कई गरीब लोग हैं। गरीब मैं क्या कहूँगा, गरीब तो कहना भी मेरे ख्याल से ये छोटी बात होगी कि हमें किसी को तो गरीब कहना चाहिए नहीं। गरीब तो वो होता है कि जिसका एक हाथ नहीं होता, एक पाँव नहीं होता। वो अमीर है जिसे परवरदिगार ने तमाम सलाहियतों से नवाजा है। आप उठें, पत्थर तोड़िए। जिसे अपने बच्चों का पेट भरना होता है, वो पत्थर तोड़ के भी भरता है। लेकिन जिसके दिल में ये आ जाए कि मैं कॉल करके मेरी कोई मदद कर देगा, तो फिर वो उसका सिलसिला मदद पे ही अटल रहता है। तो आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स हैं, आपने उनके लिए बड़ा अच्छा मकसद यहाँ लेके आए हैं, तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या होना चाहिए हिकमत अमली कि आप लोगों को रख तो लिया जाता है, लेकिन जो काबिल टीचर्स हैं उनको या तो दीवार से लगा दिया जाता है, या उनको तंग इतना किया जाता है कि वो जॉब छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। और जो रिश्वत दे के टीचर्स बनते हैं, उनको इज्जतें मिल रही होती हैं। फिर क्या होगा ऐसे मुआशरे का? क्या हम तालीम से इसीलिए दूर हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अबरार साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो है वो आपके प्रोग्राम में आकर अपनी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का ज़िक्र कर सकूं। तो दरअसल सिलसिला ये कि हकीकतन जो है उस्ताद का जो पेशा है वो बड़ा जो है वो अजीम पेशा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जो है निस्बत करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस पेशे को जो है ना, वो पजीराई हमारे यहाँ नहीं दी जाती है। इसके कई मामलात हैं, यानी उसमें खुद जो है वो टीचर खुद भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि हम सारे टीचर जो है वो फरिश्ते हैं और सही है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि असातिज़ा जो है वो कुछ ऐसे भी आए हुए हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। तो ये जो सियासी भर्तियां जो होती है, वो सियासी भर्तियों की बुनियाद पर जो टीचर आते हैं, तो कम से कम ये होना चाहिए कि कम से कम ये तालीम के शोबे में जो है वो सियासी भर्तियों से इज्तनाब किया जाए। और जहाँ तक हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है कि वो प्रमोट करने से बजाय कि उन्हें टीचर्स को प्रमोट किया जाए, उससे पहले वो नई वैकेंसीज का ऐलान कर देती है। क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होता ना, वो तो गरीब है, उसकी तालीम अच्छी है लेकिन वो गरीब है। अब वो उसी को रखेंगे ना जहाँ से उनको फ़ायदा है। तो इसी यही तो इसका बैकग्राउंड ही सियासी भर्ती है। तो कम से कम पहले इदारे के अंदर रिक्रूटमेंट होना चाहिए,
वहाँ काबिल टीचर्स, उनके चेक एंड बैलेंस किया जाए कि वो टीचर जो वाकई में पढ़ाते हैं और रेगुलर हैं और काबिल हैं, तो उनको पहले प्रमोट किया जाए, उसके बाद नई वैकेंसीज़ का जो है वो ऐलान किया जाए, ताकि एक सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके पर चल सके। कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी बात आप अगर नाज़रीन को कहना चाहें उस्ताज़ा के हवाले से या उन स्टूडेंट्स के हवाले से, कोई ऐसी हिकमत अमली आपके पास है तो वह नाज़रीन को आगाह कीजिए उनसे। बिल्कुल, जो है वो कम अज़ कम जो है वो एक तो सिलसिला ऐसा है कि ये जो रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का सिस्टम जो है वो एक शोबे को दिया जाए। अब मुख्तलिफ शोबे जो है वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी जो है वो जॉब्स आती हैं, फिर उस जॉब्स के बाद एक सिस्टम एक ऐसा बन गया है कि जो मेरिट है उस मेरिट को जो है वो देखा नहीं जाता, और वो जो VIPs होते हैं, जो स्पेसिफिक केसेस होते हैं, वो ऐसा लगता है कि जिन्हें कुछ नहीं आता वो हमारी जो लिस्ट जब आती है तो उसमें वो टॉप पर होते हैं। तो ये अकरबा परवरी और ये जो सियासी भर्तियां होती है, कम अज़ कम इनसे जो है वो इज्तनाब किया जाए और एक मेरिट के मुताबिक जो है वो लोगों को जो है वो। और दूसरा ये कि जो सिस्टम आ जाता है ना, जैसे जो ये तालीमी अमल में अब अगर आप देखें कि हमारा पूरा सिस्टम जो है, हमारा निसाब जो है वो ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन बना रहे हैं। यानी पब्लिशर जो है, पब्लिशर जो है वो हमारा जो है वो तालीम का कानूनदान बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कम अज़ कम जो है वो, और दूसरा ये कि हमारा निसाब जो है ना वो जो हमारी सकाफ़त है उसकी तर्जुमानी नहीं करता, थोड़ी बहुत करता है। अब जदीद तकाज़ों से हम आंग नहीं हैं, हम वही फरसूदा पुराने जो हमारे बाप दादाओं ने जो निसाब पढ़े हैं वही के वही हम भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारा कैलेंडर अलग है, हमारी कौमियत जो है वो पहचान अलग है। हम माशाअल्लाह एक मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी जो है वो हमारा तमद्दुन, हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब वो सबसे अलग है। तो कम अज़ कम हमारा जो निसाब है वो उसकी तर्जुमानी करे, हमारा निसाब जो है वो कौमी हो, मिली हो और जो है वो नज़रियाती हो, ताकि हम अपने इन नज़रियात को हमारी आने वाली जो नस्ल है उनके अंदर मुंतकिल कर सकें। एक कॉलर है हमारे साथ, आपकी बात फिर से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गए जी, कंटिन्यू कीजिएगा। तो यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि मुल्क का जो निसाब है वो कम अज़ कम, मैं तो अपने वज़ीर तालीम जो हमारे वफाक के हैं शफ़क़त महमूद साहब, और जो हमारे सिंध के जो वज़ीर तालीम हैं जनाब हमारे सईद गनी साहब, तो मैं उनसे तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि खुदारा जो है वो निसाब को कम अज़ कम जदीद तकाज़ों से हम आंग किया जाए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो, जिनको ये मुल्क की बागडोर संभालनी है, अब जो बिजनेसमैन जो निसाब वो हमारी कौमी वहदत से वाकिफ़ ही नहीं है, तो ऐसा खौफ आ रहा है कि आने वाले 10 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि जो हमारी नस्लें जो आ रही है वो हमारे नेशनल हीरोज से तो नाशना हो रही हैं। हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, हम बहुत मादरत के साथ हमें सिर्फ उनकी याद उसी वक्त आती है जिस दिन हम ये कहते हैं कि इस दिन आज छुट्टी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा अलमिया है, क्योंकि हमारे जो लोगों ने, हमारे जो आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी है, वो कुर्बानियाँ आज हम अपनी आने वाली नस्ल को नहीं बताएंगे तो कैसे हमारा किरदार बनेगा। अच्छा अहमद, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि पहली तालीम जो पहले वक्तों में तालीम हुआ करती थी वो खालिस थी, तो अब मिलावट वाली तालीम क्यों हो रही है? ऐसा क्या है? क्योंकि आप टीचर हैं, आप तो देखते हैं जब एग्ज़ाम होते हैं तो नकल का तो मामला कराची में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते तो फिर वो आपको हरासमेंट का शिकार बनाते हैं, आपको धमकियां देते हैं। ऐसा कभी आपके साथ वाक़या पेश आई? कोई ऐसी बात आप बताना चाहें? बहुत सारी धमकियां आई हैं, लेकिन मैं इसमें जो है ना सिर्फ उन उस्तादों को जो है वो वजह नहीं ठहराऊंगा जो नकल कराते हैं, बल्कि यहाँ जो है ना सबसे बड़ा निज़ाम कह सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा अमल दखल जो है ना वो वालिदैन भी इसके ज़िम्मेदार हैं। क्यों कि पहले के जो वालिदैन थे ना
उनकी नज़र तरबियत पे होती थी बच्चे की। अगर बच्चा फेल होता था तो वो कहते तुम्हें घर घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन आज क्या होता है कि अगर पता है कि बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो पैसा खिलाने पे वो मजबूर हो जाते हैं, खानदान में इज्जत बनाने के लिए। माँ बाप खुद पहुंचे हुए होते हैं कि मेरे बच्चे को नकल करवा दें, तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हैं? आप पैसे दे के पास ही करवा दें डायरेक्ट। और दूसरा ये कि वो पेरेंट्स भी तो थे जो बच्चे को हवाले कर देते थे। ऐसा ही है कि अब आप जाने और आपका काम जाने। अच्छा, तालीम मामले कोरोना वायरस की जैसे वबा एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया पे मुसल्लत है, तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि तालीम के हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल लोग गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं करवाते कि वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, जबकि इनको पता नहीं कि गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट मांगा जाता है अगर आप कहीं जाते हैं। प्राइवेट को इतनी तरजीह नहीं दी जाती। इसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गए, तो ऐसा क्यों है? ये सबसे पहले तो हमारे क्यों उठ चुका है गवर्नमेंट स्कूल से? एतमाद उठेगा, लाजमी उठेगा कि जब हमारे खुद करता धरता जो लोग हैं उनका रुझान ही अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएगा। मतलब जो हमारे वज़रा हैं, जो हमारे तालीम के ओहदेदारान हैं, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, वो जब हमारे सिस्टम को ऑन किस तरह करेंगे कि बाकायदा कानून बना दिया जाए कि भाई जितने भी ये वज़रा हैं जो तालीम से रिलेटेड या दीगर हैं, वो लाजमी है कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाएं। तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि माँ बाप का जो एक दिल होता है ना कि जब उनका बच्चा जाएगा ना तो एक खैर सगाली भी पैदा होगी और एक ख्याल का जो तर्ज होता है कि वो इस स्कूल पर चेक एंड बैलेंस भी बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो सिर्फ सख्ती में काम करना जानते हैं तो वो कुछ काम सख्ती से होगा, और जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो पढ़ाते हैं, चाहे वो अथॉरिटी ऊपर आए या ना आए, लेकिन उनका मकसद और उसका फ़र्ज शनासी, ईमानदारी, बच्चों को तालीम और तरबियत देना है, तो वहाँ लाजमी है। बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छा मौजू लेके आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और इसका इस वक्त बहुत ज़्यादा रुझान देखा जाता है कि लोग अपने घरों पे बैठे हैं लेकिन उनके बच्चों की फ़ीस जारी है, वो तो आपको पे करनी है। लेकिन नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आएंगे, उसामा की जानिब जाएंगे, क्योंकि पहले टीचर्स का मौक़िफ़ इसलिए लिया क्योंकि इनकी बात को उसामा सुन के हम फिर उसामा से कुछ सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और MSF स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल लीग के उसामा जाफरी हमारे साथ हैं। उसामा, जैसे कि अभी आपने नुक्ता देखा कि बड़ा अच्छा और बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया है कि जब वडेराना निज़ाम यूनिवर्सिटीज़ में से, कॉलेज में से हट जाएगा तो तालीम की तरफ हम गामजन हो सकते हैं। लेकिन एक आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है, आपकी क़यादत ने, तमाम की मुशावरत से ही आपने इस मनसब को संभाला है। तो आप बताइए कि तालीम के हवाले से आपका क्या हिकमत अमली है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। तालीम के हवाले से मैं बात करूँ अगर ये कि तमाम मुल्कों के अंदर अगर देखा जाए तो तालीम में ये है कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता, एक तो वो लोग हैं, एक वो तबका है जो कि फ़ीस अदा कर रहा है। पाकिस्तान में भी वो लोग मौजूद हैं जो फ़ीस अदा कर रहे हैं, मगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो तलबा पढ़ना तो चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाई एजुकेशन लें, जिनके दिल में तमन्ना है, मगर हमारे यूनिवर्सिटीज़ के निज़ाम में हमारी वज़ारत तालीम ने इतनी यूनिवर्सिटीज़ के क्या बोलते हैं बजट रखा हुआ है, या मैं ये कहूँ सेमेस्टर फ़ी इतनी रखी हुई है कि नॉर्मल तबके का जो बच्चा है या लड़का या लड़की कोई भी हो, वो सेमेस्टर फ़ी देख के तालीम से पीछे हट जाते हैं। तभी ये मामला है कि वो लोग आगे नहीं आ पाते जो कि तालीम को जानते हैं, जो कि इल्म रखने वाले होते हैं। हमेशा वही तबका आगे आता है जिनकी भर्तियां सियासी होती हैं। वही अहमद भाई वाली बात है, सियासी भर्तियां होती हैं, फिर क्या बोलते हैं माशरे को वही लोगों का सामना करना पड़ता है जो किसी पार्टी के बेस पे यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर रखते हैं, जो पार्टीज़ के बेस पे कॉलेज के लेक्चरर रखते हैं, जो पार्टीज़ के बेस पे स्कूल के टीचर्स वगैरह लगते हैं। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन उसामा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, अगर ये निज़ाम ऐसे चलता रहा तो तालीम गरीब का बच्चा तो हासिल नहीं कर पाएगा, ये वही तालीम हासिल कर सकेगा जो आजकल
इक़्तिदार में हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और हम ही बार बार इलेक्शनों में हिस्सा लें, गरीब का बच्चा ना ले सके। अब आप नौजवान, आपकी क़यादत है और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप भी माशाल्लाह से अच्छी तालीम हासिल की, आपकी जो क़यादत है वो इसको कैसे देखती है? सबसे पहले तो मैं आपको क्या बोलते हैं सलाम पेश करूँगा कि आपकी भी वही सोच है जो हमारी है, कि मैं भी इसी नज़र से देख रहा हूँ कि जब गरीब बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं सकता तो आगे माशरा कैसा होगा, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो कैसा होगा। तभी हमारी क़यादत ने ये फैसला किया, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जी हमने ये फैसला किया कि कोरोना के बाइस अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर रहे हैं SOPs के तहत, तो कम से कम आप पेरेंट्स को या स्टूडेंट को इतना रिलीफ तो दें कि वो सेमेस्टर फी कम से कम उनकी माफ कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख रहे हैं कि कारोबार बंद हैं, अगर छोटे तबके के भी देखे जाए तो दुकानें बंद हैं, जॉब्स बंद हैं, मगर फीसिस बाकायदगी से ली जा रही हैं। क्यों ली जा रही हैं? अच्छा, इसके खिलाफ आप लोग की आवाज़ बुलंद की है? बिल्कुल। हम अच्छा, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे है या स्कूल लेवल पे भी आप ये काम कर रहे हैं? मैं तो चाहूंगा कि पेरेंट्स को बाकायदगी से पूरा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि कोरोना ने बड़े बड़े तबके की कमरे तोड़ दी हैं। बेशक। फिर जो गरीब तबका है वो किस तरह फीस अदा करेगा? हमने अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाई है और इस इकदाम के लिए हमें हर हद तक जाना पड़ा, हम इंशाल्लाह जाएंगे। और इसी से रिलेट मैं बात ये करूं कि तलबा यूनियन के हवाले से जो हमारे इकदामात हैं, हम चाह रहे हैं कि तलबा यूनियन से पाबंदी हटाई जाए। वो इस वजह से कि तलबा यूनियन से पाबंदी हटेगी तभी तो फ्री हैंड होगा ना स्टूडेंट को। अच्छी बात है ये। जब तक फ्री हैंड स्टूडेंट को दिया ही नहीं जाएगा तो वो किस तरह काम करेंगे? आपने महदूद कर दिया स्टूडेंट। बिल्कुल। पाकिस्तान में कम से कम 60% यूथ है, मगर उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिनसे वो जहां पर वो अपनी सलाहियतें दिखा सकें। जब आप स्टूडेंट यूनियन पे से पाबंदी हटाएंगे तभी तो स्टूडेंट जो है, तलबा जो है, जो तलबा की यूनिटी है, तलबा का जो इत्तेहाद है वो भर के सामने आएगा। मगर जब तलबा को दबा दिया जाएगा, सियासत में हमें वही चेहरे देखने को मिलेंगे जो पिछले 50 साल पहले हम देख रहे थे। पिछले 50 साल पहले भी वही लोग वजीर और मुशीर थे, आज 50 साल बाद भी वही वजीर और मुशीर है। खानदान भी एक है। अच्छा, वो 4-5 खानदान है जो सदियों से चलते आ रहे हैं, वो उन्हीं खानदान को घूम फिर के उन्हीं के बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसा क्यों है? लगभग 36 साल हो गए तलबा यूनियन पे पाबंदी लगे हुए। जनरल ज़िया उल हक साहब के टाइम पे ये पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद मुशर्रफ के दौर के बाद पहले जो जमहूरी वजीर आज़म आए यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने पहले खिताब में ये बात करी थी कि तलबा यूनियन से पाबंदी हटाई जाए, मगर उसमें बाद में कोई इकदाम नहीं हुआ। 2017 23 अगस्त को सेनेट में बिल पास किया गया कि तलबा मुत्तफ़िका तौर पे, कुछ लोगों ने नहीं, मुत्तफ़िका तौर पे ये बिल पास किया गया कि तलबा यूनियन से पाबंदी हटाई जाए। नून लीग की कौमी असम्बली के अंदर 70% तकरीबन इनकी अक्सरियत थी। पंजाब हुकूमत इन्हीं के पास थी, मगर ये 70% अक्सरियत होने के बावजूद भी कौमी असम्बली के अंदर इस करारदाद को मंजूर नहीं करवा सके। हमारा यही मुतालबा है तलबा यूनियन पे से पाबंदी हटाई जाए, ताकि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर मनफी सियासत हो रही है, जो माशरे के अंदर मनफी सियासत हो रही है, हम के साथ लगा दिया जाता है तासुबाजी के जोर पे। हाँ, उस मनफी सियासत को हटा के उस असला जो हाथों में असला है नौजवानों के हाथों में कलम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उस मनफी सियासत को हटा के हम जो है फंक्शनल लीग हो या MSF का अगर किरदार देखा जाए तो 1937 में इसको फाउंड किया गया, इसकी बुनियाद रखी गई, और इसकी बुनियादों में अगर देखा जाए जिसने इनकी बुनियाद रखी तो वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको हमें किसी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और आज हम इन्हीं के ही इस मौकिफ को लेके आगे चल रहे हैं कि हम चाहते हैं यूनिवर्सिटीज में फिर से वही दौर आए जिनमें तलबा के अंदर एक शऊर हो, पता चले तलबा को कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, तलबा को पता चले कि MSF की हिस्ट्री क्या है। वाह वाह वाह। आज के तालिबे इल्म को मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान, लोग समझते हैं अल्लामा इकबाल रात में सोए, ख्वाब देखा, सुबह उठे, पाकिस्तान बन गया, मगर उन्हें मालूम ही नहीं है कितनी जद्दोजहद की गई इस वतन को हासिल करने के लिए। हमें चाहिए, हमारे माशरे को चाहिए, जो अरबाब इख्तियार हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो कम से कम स्टूडेंट को इतना रिलीफ तो दें, कम से कम उस अस्तादा को इतना रिलीफ तो दें कि वो स्टूडेंट को पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ा सकें। हमारे निसाब में वो चीज़ों से पढ़ाई जा रही हैं जिसका हमारे पाकिस्तान से भी कोई ताल्लुक नहीं है। द प्रिजन ऑफ ज़ेंडा पढ़ाया जा रहा है जिससे हमारे तबके का कोई ताल्लुक नहीं है। सेंड्रेला का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिससे हमारा, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक जो लड़की है
वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अब आप मुझे ये बात बताएं, अपनी सोच की ये बात बताएं, जब एक लड़की ये चैप्टर पढ़ेगी तो उसने ये चैप्टर पढ़ के उम्मे अमारा तो नहीं बनना, उसने ये चैप्टर बन के क्या बोलते हैं राबिया बसरी तो नहीं बनना। अच्छा, फिर हम बैठ के तज्जिया कर रहे होते हैं कि देखें फलां जगह औरत के साथ ये कर दिया गया, इज्जत खराब कर दी गई। जब आप बचपन से ही किसी को सिंड्रेला की कहानियों पे लगा देंगे तो माहौल तो बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगता है, ये माहौल तो खराब होगा ही। सबसे मैं अहम बात ही यही है कि निसाब में अहमद भाई ने भी ये बात करी मोहतरम ने कि निसाब में मुस्बत तब्दीलियां होना जरूरी हैं। मेरे दादा ने भी वही चैप्टर पढ़े, मेरे वालिद गिरामी ने भी वही चैप्टर पढ़े। आज मैं ये कॉलेज के दौर से गुजरा तो मैं वही चैप्टर पढ़ के निकल रहा हूँ। जब माशरे में तरक्की हो रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, तो हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे वो फरसूदा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फरसूदा निज़ाम में हम क्यों हैं? तरमीम होनी चाहिए इनमें, इनको हटाना चाहिए और वो कहानियाँ बतानी चाहिए कि जिससे पढ़ के हमारे अंदर जज्बा है, तालीम का जज्बा है, मुहब्बुल वतनी का जज्बा है। बिल्कुल। अब आप देखें 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब एक तहरीक चली आज़ादी के लिए, अलीगढ़ तहरीक चली, अलीगढ़ तहरीक का पैगाम जो है शहर शहर कौन लेके जाता था? MSF लेके जाती थी, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन उस टाइम पे भी थी और इनका बड़ा किरदार रहा है। कायदे आजम जब मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह जब खिताब करते थे तो वो डट के खिताब ही इसी वजह से करते थे, जब वो पीछे देखते थे कहते मेरा इसमें कोई करैक्टर नहीं है। अगर मैं पीछे देखता हूँ ये मेरे तालिब इल्मों की जो मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जो नौजवान मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान एक अच्छी रियासत बनेगी, एक इस्लामी रियासत बनेगी। और अगर मैं पीर पगारा साईं पीर पगारा रहमतुल्लाह अलैह की बात करूँ तो आज का हमारी सोच ये हो गई है कि पीर पगारा वो है जिसकी लैंड क्रूजर के आगे एक नंबर प्लेट लगी होगी। मैं आज की नौजवान नस्ल को बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये बात बतलाना चाहूंगा कि जब जंग आज़ादी के लिए तहरीकें चली, दो तरीके से मुल्क लिया जाता है, एक टेबल टॉक होती है, दूसरा जंग होती है। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह टेबल टॉक कर रहे थे, कानून मनवा रहे थे, तो वहीं सूर्या बादशाह साईं सबगतुल्लाह शाह राजदी जो कि पीर पगारा जिनकी वो सिंध का और बर सगीर का दिफा कर रहे थे और उनका यही नारा था, जो कायदे आजम का नारा था वही साईं सूर्या बादशाह का नारा था, वतन या कफन। वाह वाह वाह। या तो कफन पहनेंगे या तो वतन हासिल करेंगे। वतन हासिल कर लिया, जज्बा था ना, जज्बा था। और अगर कोई इस बात से कोई डिनाई करता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी जान दे के दिखाओ वतन के लिए। तो साईं सूर्या बादशाह ने 30 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा क्योंकि उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम किसी अंग्रेजों के अंदर दब के रहें। उन्होंने इस्लाम का झंडा बुलंद किया, उन्होंने आज़ादी का झंडा बुलंद करा और फांसी के फंदे को चूमते हुए इस वतन के अंदर, इस सरजमीन के अंदर अपना जामे शहादत नोश किया। और हमें ये बात अपने तबके को बतलानी होगी कि अगर देखा जाए क़याम पाकिस्तान में जितना बड़ा किरदार पीर साहब पगारा का है, वहीं पाकिस्तान की बका के लिए भी सबसे बड़ा बचाने का किरदार जो है वो साईं पीर पगारा का है। 1965 में देखें तो हुर मुजाहिदीन आपको नजर आते हैं, ऐसे ही है, हुर मुजाहिदीन नजर आते हैं जिन्होंने नारा ये लगाया मेरे को भेज पगारा, मेरे को भेज पगारा, यानी मुझे भेजो, हमें लड़ना है, ये नारा लगाया। वतन के लिए लड़ना है, वतन की बका के लिए लड़ना है, वतन की बका के लिए लड़ना है। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं यही बात करना चाहूंगा कि आज भी पाक फौज हमें अगर आवाज देती है किसी मुश्किल वक्त में तो अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना तो बात की बात है, हम पाक फौज के आगे खड़े हैं। हमारा हुर मुजाहिद पहले गोली खाएगा, बाद में जो है कोई फौजी को गोली खाने देंगे। वाह वाह वाह। नाज़रीन किराम, ये है वो नौजवान कि जिसका जज्बा जोश ऐसा है कि अगर ये तमाम नौजवान नस्ल में आ जाए तो दुश्मन कभी हम पर मुसल्लत नहीं हो पाएगा। नाज़रीन किराम, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और ओसामा और इनकी क़यादत पीर पगारा की जहाँ तक बात हो रही है तो ये वाहिद पार्टी है कि जिसने स्टूडेंट्स के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ तो अगर की बात नहीं होती, ये वाकई हकीकत बात है। और ओसामा मुझे बताइए कि इस मकसद के तहत जब आपने ये मुहिम का आगाज़ किया तो कितने लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं? और पूरे सिंध की बात की जाए, पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, अभी आपकी मुहिम चलाएंगे इसके हवाले से स्टूडेंट्स के हकूक़ के लिए? मैं अगर ये बात बताऊं कि MSF के लिए कितने लोग खड़े थे, फंक्शनल लीग तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है,
MSF की बात हो रही है, MSF के हकूक के लिए आप बात कर जिस रहे दिन हैं। हमने स्टार्ट करी तो अगर सिंध पूरा मैं देखूं तो हमारे पास हजारों तलबा थे, मगर हमने मुहिम जो है सिंध के कैपिटल कराची से स्टार्ट करी तो हमारे पास सिर्फ 3 लोग थे। हमने 3 से ये मुहिम का स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध में इस वक्त ये जो है फीस माफ़ करने की जो है हम चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है सेमेस्टर फीस माफ़ किया जाए ताकि जो है तलबा को रिलीफ मिल सके। और MSF की सियासत का जो मकसद है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो है मुस्बत तरीके से पेश करना है। बिल्कुल उसामा, हम आपके साथ हैं और बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ है। आप इसकी कैंपेन करें, हम आपके साथ हैं, शाना बेशाना खड़े होंगे बिना किसी रंगो नस्ल के। जब आप आवाम की बात कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए क्योंकि वक्त बहुत कम है। बिल्कुल, हमने आपसे गुफ्तगू तो इतनी आला की, लेकिन हम चाहेंगे हम दोबारा भी आपको मदू करेंगे और जो बातें रह गई आपकी आधी बातें हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इसाब भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। और अहमद, और आप एक चंद सेकंड आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हो। वक्त हमारे पास 1 मिनट है, आप कुछ कहना चाहें। उसामा भाई की बात को कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास 1 मिनट है। अगर उन्होंने माशाल्लाह सूर्य बादशाह पीर पगारा के हवाले से बड़े मस्बत किरदार उनके बयान किए। मैं बीइंग अ टीचर, मैं ये अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम पाकिस्तान स्टडी और उसका जो हिस्सा है हिस्ट्री, उसमें सूर्य बादशाह के तारीख को, उनकी कुर्बानियों को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन किराम, हम चाहेंगे कि अहमद और उसामा एक दफ़ा फिर हमारे साथ स्टूडियो आएँ और हम बात करें। नाज़रीन किराम, आसिफ भाई जो हैं और आसिफ इकबाल मेमन, स्टूडेंट्स के हवाले से अब अगर बात हो रही है तो ये इनकी NGOs इस पर बहुत काम कर रहे हैं। आप इनसे रब्ता कीजिए। गार्डन के हवाले से या पूरे कराची में इनकी खिदमत पेश है। आपका भी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल भाई। और आप जो अज़म लेके खड़े हैं लैंड माफिया के ख़िलाफ़, अल्लाह पाक आप में उस हिम्मत पैदा करें और इस इस्तकामत के साथ आप खड़े हैं। आपको कोई झुका नहीं सकेगा, इंशाल्लाह आपका परचम बुलंद रहेगा। और उस बेटी की शादी आखिर में, क्योंकि इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जो बच्ची की शादी है आसिफ इकबाल भाई ने कहा है कि उसको हम मिल के, बाखबर पाकिस्तान की टीम और ईसा भाई ने भी कहा कि हम सब मिल के उस 15 तारीख जो बच्ची की शादी है हम आपको ऐलान करते हैं कि हमारी तरफ से होगी। बाखबर पाकिस्तान की टीम की मोहब्बत, भाईचारगी और हमारी बहन जैसे मेरी बहन है ऐसे उसको रुखसत करेंगे। ईसा भाई और आसिफ भाई, नाज़रीन किराम, कोई गलती कोताही अगर हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। और मैं परवरदिगार से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की खैर कर और इस वबा से, कोरोना वायरस जैसी वबा जो एक परेशानी का सबब लेके आई है, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह पाक ये शौर दे कि इस मुश्किल घड़ी में हमने उन लोगों को याद रखना है कि जिनके घर पे एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता उनको। आसिफ भाई आपका, अहमद भाई आपका, उसामा आपका और ईसा भाई आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन किराम, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले शो में। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।